ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, राजशेखर गांगुली दिस साइड एंड स्वागत है आपका ग्रोथ टॉक्स विद आरएसजी के एपिसोड नंबर 5 के अंदर। एंड आज हमारे साथ में है मोहित रावत भाई। एंड आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम मोहित भाई की कंप्लीट जर्नी शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। मोहित भाई ने किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने 30 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाए अफिलिएट मार्केटिंग से, एंड उनके लाइफ के बारे में भी जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने बेसिकली फेस करे यहाँ पर, उन्होंने किस तरीके से उन चैलेंजेस से बेसिकली वो लड़े कैसे उन चैलेंजेस से। वो सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। ओवरऑल ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, भर भर के वैल्यू हम निकालने वाले हैं मोहित भाई से। तो स्टार्ट करते हैं। मोहित भाई, कैसा लगा आपको आज पॉडकास्ट में आके, कैसे हो आप पहले तो? यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप भी बहुत बढ़िया हो। ठीक है। बिल्कुल। पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे काफी सारे लोगों को काफी होता है ना यार कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार आप ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो। तो आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट से काफी सारे लोगों को उनके आंसर मिल जाएंगे जो वो डेली बेसिस में पूछते हो। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स इट। ओके, सो कैसे हो मोहित भाई, आप ये बताओ। ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड। ऑल गुड। ओके ओके ओके, ऑल राइट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो मोहित भाई, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये रहेगा, हु इज मोहित रावत अपार्ट फ्रॉम एन अफिलिएट मार्केटर? यानी कि लोग आपको एज अफिलिएट मार्केटर, एज डिजिटल मार्केटर, एज कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, बट इसके अलावा आप कौन हो? थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हो सके तो आप शेयर करो हमारी ऑडियंस के साथ में। यार अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग आई एम नॉर्मल गाय, वेरी सिंपल गाय जो डेली बेसिस में मिस्टेक्स करता है। ठीक है। हम्म। बहुत सारी मिस्टेक मैं भी डेली बेसिस में करता हूँ। कोई भी काम मैं परफेक्ट नहीं करता। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि यार हम कोई काम करते गलतियां करते हैं। सेम थिंग विद मी एज वेल। राइट। अगर मेरे को अगर अभी कोई चीज मैं अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, तो हम्म नॉर्मल गाय हु लव टू मेक मिस्टेक्स, और उसमें कोई हम्म दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसी से इंसान सीखता है। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग यू आस्क्ड, सो राइट नाउ अगर मैं अपना एजुकेशन बताऊँ तो राइट नाउ हम्म। जस्ट मेरा अभी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ एंड मेरा ओके कोई प्लान नहीं है अभी आगे एजुकेशन कंप्लीट करने का। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मास्टर्स वगैरह करने का कोई प्लान नहीं है। सो अभी मुझे ऑनलाइन फील्ड में ही आगे बढ़ना है बिकॉज यस बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। सो दैट इज हु आई एम अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। ओके ओके, सो इफ पॉसिबल मोहित भाई, थोड़ा बहुत आप अपनी लाइक चाइल्डहुड के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बताओ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत अगर हो सके तो आप शेयर करो। ओके। फैमिली बैकग्राउंड का ऐसा है। राइट। मेरे फादर, राइट नाउ आई एम 21, मैं 21 साल का हूँ ओके अभी। ओके एंड ओके व्हेन आई वाज 5 years old, वही उसी टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। ओके ओके सिंगल मदर चाइल्ड हूँ। मेरे एक ब्रदर भी है जो मेरे से जस्ट 2 साल बड़ा है। ओके। ओके राइट नाउ ओके वो जॉब करता है बीपीओ में। और माई मदर इज अ टीचर। ओके। ओके। सो मेरा ना स्टार्टिंग से ही ये था क्योंकि कि मुझे घर के या फैमिली से पैसे लेना पसंद नहीं था। सो आफ्टर 12th जब मेरा 12वीं 12th मेरी खत्म हुई, उसके बाद से ही व्हेन आई वाज 17, जब 17 साल का था, तो मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट जॉब। द रीजन वॉज सिंपल कि यार मुझे घर से पैसे लेना पसंद नहीं था। ओके। घर से पैसे लेना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। ओके। तो मैं नहीं चाहता था कि यार मेरा और बर्डन रहे मेरी एजुकेशन का, और बर्डन रहे फैमिली में मदर के ऊपर। तो इसलिए मैंने खुद से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिया एंड 17 साल की एज से अभी तक मैंने एक पैसा भी घर से नहीं लिया है। चाहे मेरी कॉलेज ओके की फीस हो, चाहे मेरा कोई भी खर्चा हो, वट एवर। ठीक है। बहुत सारे ओके खर्चे होते हैं, मैंने एक पैसा भी घर से नहीं लिया है, ऑल्दो मैं मंथली अब देता ही हूँ। तो दैट ओके इज द थिंग जो मैंने अपने चाइल्डहुड से ही डेवलप करी एंड काफी ब्लेस फील करता हूँ कि हाँ ये सारी चीज चाइल्डहुड से ही समझ में आ गई। बिकॉज मैं आज काफी सारे लोगों को देखता हूँ, अगर 25 साल के 30 साल के भी हो जाते हैं लेकिन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, घर से पैसे ले रहे होते हैं, पॉकेट मनी ले रहे होते हैं। तो वो चीज मेरे अंदर नहीं आई, उसके लिए मैं काफी ब्लेस फील करता हूँ। ओके सो ओके। ऐसा मेरा चाइल्डहुड चाइल्डहुड रहा। सुमन भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आप हो सके तो अपने टीनेज के बारे में थोड़ा बताओ। बिकॉज जब हम बच्चे रहते हैं ना, तो उस टाइम पर सोसाइटी के हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते, सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, उल्टा सोसाइटी से हमें प्यार मिलता है।
ठीक है। और सोसाइटी हमें एक अलग नजरिए से देखती है जब हम बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 13 साल की एज को क्रॉस करते हैं, 14 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, जब हम बेसिकली टीनेज के अंदर एंटर करते हैं, उस टाइम पे सोसाइटी लगती है हमसे एक्सपेक्ट करना, और ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि हमारी खुद की फैमिली, हमारे खुद के पेरेंट्स हमसे जो है एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं कि अब ये लड़का ये करेगा या फिर अब ये करेगा। सोसाइटी वाले आके बोलने लग जाते हैं कि भाई जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, यूपीएससी बेटर होगा, नीट बेटर होगा, डॉक्टर बन जा, लॉयर बन जा। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो कि नजरिया बदल जाता है बेसिकली सोसाइटी का हमें देखने का, और हमारा भी नजरिया बदल जाता है। पहले हमें लगता है सब कोई अच्छा है, लेकिन जब हम टीनेज में एंटर करते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कौन अपना है कौन परा है, बहुत सी चीजें हैं जो कि रियलाइज होती हैं। तो आप अपने टीनेज के बारे में अगर हो सके तो थोड़ा बहुत शेयर करो मोहित भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेसिकली ऑल राइट। टीनेज का। एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा, देखो जब मैं 9th और 10th में था, ठीक है, तो मतलब होता है कि इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, उसी तरीके से मुझे भी इंजीनियर बनना था। ठीक है, बिकॉज दो चार प्रोफेशन ही थे माइंड में जो घूमते रहते थे, इंजीनियर मेरे को बनना था। और मैंने ये नोटिस करा, अगर मैं अभी पीछे जाके देखूं, जब जब मैं एक एक क्लास आगे बढ़ता था, ठीक है, हर साल मुझे क्या बनना है वो चेंज होता रहता था। राइट। एग्जाम्पल, जब मैं लाइक 9th में 10th के आसपास था, तब मुझे इंजीनियर बनना था। जब मैंने कॉलेज अपना मतलब जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तब मुझे यूपीएससी क्लियर करना था, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जाना था। और जब अभी मेरा कॉलेज हो गया था, तब मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा। तो वो चेंज होता रहा मेरे लिए। ओके। अब आपका क्वेश्चन ये था कि मतलब कि यार सोसाइटी की ये जो एक्सपेक्टेशन वगैरह होती है, उस चीज़ को ना मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपने लिए मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मदर ही इवन मेरे को ये बोलती है कि यार जॉब वगैरह भूल जाओ आज के टाइम पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जॉब वगैरह नहीं है, मतलब होता है अक्सर हमारी फैमिली में बोला जाता है ना कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो, वो सब बोला जाता है। बट मेरे घर में उल्टा है। मेरे घर में मेरी मम्मी खुद बोलती है कि जॉब वगैरह के चक्कर में मत, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत रहना। राइट। जो करना है खुद से ही करना, कोई गवर्नमेंट जॉब मत चक्कर में मत रहना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में नहीं है भी तो कम है। ओके। वो चीज़ मुझे अपने लिए काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज़ मैं देखता हूँ यार, जब बच्चा मतलब 18-19 साल का होता है ना, तो कई बार घर वाले ही मना कर देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, प्रिपरेशन करो गवर्नमेंट जॉब की, वही करियर बनाओ। बट मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। बट येस, बाहर के जो लोग होते हैं, आस-पास के रिलेटिव्स, नेबरहुड, वो कई बार प्रेशराइज़ करते थे, मतलब मुझे भी पूछते थे कि यार एनडीए की तैयारी कर लो, राइट? ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लो, रेलवे क्रैक कर लो, नेवी नेवी की प्रिपरेशन कर लो। बहुत सारे ऑप्शन देते रहते हैं अपने-अपने अकॉर्डिंग। ओके। बट येस यार, एक जो वो रहेगा, मेरा मैसेज रहेगा, जो भी टीनेज के लोग इसको देख रहे हैं, या सोसाइटी वाले या आसपास के लोग ना आपको आपके उनके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये कर लो इसमें अच्छा हो जाएगा, वो कर लो उसमें अच्छा हो जाएगा। राइट। तो वो करो यार जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, समझे, जहाँ पे आपको मजा आता है करने में। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं मैसेज दूंगा टीनेजर्स को। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो इसके बाद में मोहित भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टीनेज से रिलेटेड ही है, क्योंकि जब हम टीनेज के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के साथ साथ में ना इंसान बेसिकली अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में भी बहुत सी नई नई चीजें यहाँ पे रियलाइज कर रहा होता है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में टीनेज एक ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम पे पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है बहुत ज्यादा। तो लोगों को क्या होता है, टीने पढ़ाई के साथ साथ में जब बेसिकली लोग 18 की एज को क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद में कॉलेज लाइफ आ जाता है, और कॉलेज लाइफ के अंदर भी लोग बहुत सी नई चीजों से रूबरू होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो पॉर्न, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये हम्म, सारी चीजें। ठीक है। समझ सो गया। बेसिकली ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि जिससे मैक्सिमम 90% ऑफ द यूथ आज के टाइम पे ग्रसित है एक तरीके से इन सारी चीजों से। सो मोहित भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ इन चीजों को लेके कि आप क्या सोचते हो इन चीजों को लेके, एंड क्या आप इन चीजों से कहीं ना कहीं टच में आए, एंड आपने किस तरीके से डील करा, एंड थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहो इन चीजों के बारे में तो। ओके। यार हाँ, मतलब जो ये बैड हैबिट्स होती है, बैड एडिक्शंस होते हैं, जैसे आपने बोला स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉर्न एटसेट्रा, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स वगैरह। तो मतलब यार मैं स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, इन सब में तो कभी नहीं आया, मतलब कोई नशीली चीज़ों में तो खैर कभी नहीं आया, ठीक है। ओके। बट येस, व्हेन आई लाइक अगर मैं देखूँ तो 9-10 मतलब स्कूलिंग जब होती है, तो येस, पॉर्न एडिक्शन में मैं कहीं न कहीं जाने लगा था, राइट? ओके होता है ओके। कि यार फ्रेंड वगैरह आपको बता देते हैं कि ऐसा है, वैसा है, आप फिर उसके यूज़्ड टू होते रहते हो, ठीक है? तो येस, स्कूल का जो टाइम था, मतलब 10th 11th तक का जो टाइम था, उस टाइम हुआ कि हाँ, मैं थोड़ा पॉर्न एडिक्शन की तरफ जाने लगा था। ओके। बट येस, उससे ओवरकम मैंने इस तरीके से करा फिर। होता है यार कि मतलब टीनेज में ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो जाती है लोगों के लिए, इन एडिक्शंस में जाना।
मैंने कैसे ओवरकम करा, मैंने इस तरीके से करा कि यार जब आप बिजी रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जब मेरा स्कूलिंग खत्म हो गया तो मेरा कॉलेज भी था और मेरी जॉब भी थी साथ में, ठीक है, जॉब भी करनी होती थी, तो मेरे पास इस तरह टाइम ही नहीं हो पाता था कि मैं इन सब चीज़ों में फिर अपने मतलब इन सब चीज़ों में फंस सकूं। तो अपने को बिजी रखने का ट्राई करो, बिकॉज पॉन हो या कोई स्मोकिंग वगैरह हो, ठीक है, स्मोकिंग तो चलो ये भी होता है कि यार टाइम नहीं भी है तो हम थोड़ा टाइम निकाल के कर लेते हैं, बट स्पेशली पॉन एडिक्शन, ठीक है, जब आपके पास टाइम खाली होता है ना तभी आप इन सब चीज़ों की तरफ दिमाग लगाते हो, बट अगर आपका टाइम शेड्यूल बिजी, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है ना, तो पॉन की तरफ स्पेशली आपका ध्यान जाता ही नहीं है। तो मैं बिजी हो गया था उस टाइम क्योंकि मेरा जॉब वगैरह था, तो उस तरीके से फिर मैंने इस एडिक्शन से ओवरकम करा, एंड दैट वाज द ओनली एडिक्शन जो मेरे को रहा 1 से 2 साल, दैट्स इट। हाँ जी, तो मोहित भाई यही चीज है कि लाइक अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से एंड अभी तक मैंने जितने भी लोगों के साथ में पॉडकास्ट करा है, उन सबके एक्सपीरियंस को अगर कंबाइन करा जाए ना, तो यही एक चीज सामने निकलती है कि जिस टाइम पर इंसान का दिमाग खाली होता है, यानी कि उसके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो उसी टाइम पे इंसान के दिमाग में ये सारी चीजों की बेसिकली होती है ना कि अर्जेस आते हैं बेसिकली। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो, क्योंकि ये एक कहावत है जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एंड ये कहीं ना कहीं सच भी है, राइट, क्योंकि जब राइट। हमारा दिमाग खाली रहता है, हम खाली बैठे रहते हैं, तभी हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो एक सुट्टा मार लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो बेसिकली हमें अपने आप को बिजी रखना है, जो कि बेसिकली आप यहाँ पर कहना चाहते हो। सो इसके बाद में एक मोहित भाई मेरा क्वेश्चन एक। मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा राज, ओके ओके ओके। मतलब पॉडकास्ट मेरे लिए है, बट यहाँ हाँ, पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, राइट, बिकॉज मेरा थोड़ा टू एक्सपीरियंस, वे ओके रहेगा तो सही रहे। ओके यस। ओके ओके। सो मैं बेसिकली आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर बेसिकली मैं क्लास नाइन्थ की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्लास नाइन्थ में जब मैं था उस टाइम पर मतलब इतना सारा ऑनलाइन, मैं बेसिकली ये चीजें बहुत पहले से कर रहा हूँ। जब मैं 17 18 साल, 17 साल का नहीं, 14 साल का जिस टाइम पर मैं था, उस टाइम से बेसिकली मैं यूट्यूब और ये सारी चीजें कर रहा हूँ। एंड मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था 12 साल की एज में, जब मैं 12 साल का था, उस टाइम पर ओके, मैंने अपना 12 यूट्यूब साल। चैनल क्रिएट करा था, है ना। सो वो चीज है। तो बेसिकली यूट्यूब वगैरह में कर रहा था, बट यूट्यूब पे उतना कंसिस्टेंट नहीं था, कभी कभी एक आध वीडियोस डाला करता था। अब क्या था कि मतलब टाइम पास हो रहा था एक तरीके से। अब जब मैं गया क्लास नाइन्थ के अंदर, यानी कि लॉकडाउन का पीरियड, 2020 का पीरियड, उस टाइम पर मैं सबसे ज्यादा खाली रहने लगा। और उस टाइम पर क्या था ना कि फ्रेंड से भी बहुत ज्यादा बात होने लगी कॉल वगैरह पे। तो उस टाइम पर मेरे को थोड़ा पॉर्न का एडिक्शन चल गया था बहुत, मतलब ऐसा था ना कि 12th में? पहली, हाँ नहीं नहीं, टेंथ में, जिस टाइम पे मैं था, नाइन्थ टेंथ के आसपास, है ना, उस 10th, टाइम पे। ओके, 9 हाँ 10th अभी के तो आस, फिलहाल मैं ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में हूँ, एंड अभी मैंने इन सब चीजों को ओवरकम कर लिया है। बट जिस टाइम पर मैं क्लास नाइन्थ के अंदर था ना, उस टाइम पे पॉर्न की एडिक्शन मुझे लगी थी, और बहुत ज्यादा लगी थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि हल्के फुल्के में, बहुत ज्यादा मुझे लग गई थी पॉर्न की एडिक्शन। एंड मेरा किसी चीज में दिमाग नहीं लग रहा था, और जब कुछ टाइम तक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मजा आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके आप ये चीज रियलाइज करते हो ना कि मजे मजे में तो यार मैंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल को यहाँ पे गिरा दिया, पूरी तरीके से फोकस लेवल पूरी तरीके से गिर गया। क्योंकि उसके बाद में चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई और चीज, जब मैं फोकस करता था, फोकस नहीं लगता था, ध्यान भटकता था बार बार, किसी चीज में मन नहीं लगता था, कमजोरी वगैरह, ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन के साइड आदी हो इफेक्ट्स जाते होते हो। हैं उसके, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल होते हैं बिल्कुल उसके। बिल्कुल। तो ये चीज बेसिकली तब तक थी जब मैं क्लास 11 यानी कि लास्ट ईयर तक। बट उसके बाद में जब मैंने अफिलिएट वगैरह स्टार्ट करा, उसके बाद में भी थोड़े टाइम तक थी, बट फिर जब मेरे को ना एक विजन क्लियर हुआ लाइफ के अंदर कि नहीं, अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं एक विजन को लेके काम कर रहा हूँ, एंड मेरे विजन को अचीव करने में कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ही मेरा सहारा देने वाली है। कोई दूसरा पर्सन जो कि मुझे इस चीज का लत लगा रहा है, अगर मेरी बॉडी खराब होती है तो इससे उस पर्सन को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर मेरी बॉडी खराब होती है तो इससे मुझे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो विजन लेके मैं चल रहा हूँ ना कि मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, उसको करने में मेरी बॉडी ही मेरा हेल्प करने वाली है। तो मैं अगर अपने हाथ से अपनी बॉडी का नुकसान कर रहा हूँ, तो इससे इसका मतलब यह है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो फिर मैंने इन चीजों को ओवरकम राइट। करना धीरे धीरे चालू करा, और जो चीज एक एडिक्शन बन गई थी, उसको मैंने वंस इन अ वाइल करा, और अभी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो चीज है मोहित भाई। एक एक ना चीज मतलब बोली जाती है जिसमें हम्म मतलब जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं स्पेशली पॉर्न के, हम्म कि यार मतलब जिस पोर्नोग्राफी को देखिए या जिस वीडियो को देखकर आप ये सब कर रहे हो ना, वहां पे जो कैरेक्टर है ना वो आपको जानते भी नहीं है, जानते भी राइट। नहीं है। जानते भी नहीं है, और हम्म उनको देखकर आप क्या कर रहे हो, तो मतलब अगर हम वही सोचे कि यार वो हमें जानते भी नहीं और हम कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं, तो कहीं हाँ ना कहीं जी, वहीं से हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है। गिल्ट आ तो जाता है। ये बोला जाता है, बाकी यार जब मैं इसे ओवरकम कर रहा था ना तो काफी सारी मैंने इसके ऊपर मतलब, इवन मैं बताऊँ ना, बुक्स वगैरह भी पढ़ी मैंने इसके ऊपर, ई बुक्स वगैरह, स्पेशली कोई फिजिकल नहीं, हम्म ई बुक्स वगैरह, ठीक है, कि यार हम्म। इसके क्या साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं।
तब ये है कि हाँ, जब आपके पास नॉलेज होता है ना, अब देखो यार हम्म। कोई बंदा इस एडिक्शन में क्यों फंसता है? बिकॉज यार उसको पास नॉलेज ही नहीं होता कि इसके डिसएडवांटेजेस तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या उसको पता ही नहीं होते। राइट, वो तो बस एक टेम्परेरी प्लेजर के पीछे भाग रहा होता है। तब मुझे, जब मैंने इसका नॉलेज लिया, तब मुझे इसका पता चला कि हाँ भाई, कितने ज्यादा डिसएडवांटेजेस है जो आपने अभी ऑलरेडी बताए भी। ठीक है, एंड तब इससे मैंने ओवरकम करा। एंड यस। मोहित भाई, मैं इस चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूंगा। बेसिकली अभी रिसेंट कुछ महीनों के अंदर मैंने बुक्स जब से पढ़ना स्टार्ट करा, एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क। बेसिकली यस। इस यस। बुक का मैंने एक समरी यूट्यूब के ऊपर देखा था। मेरे पास ये बुक है, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी बुक पढ़ने का मन नहीं करता तो हम समरी वगैरह सुन लेते हैं। सो बेसिकली मैंने इस बुक की समरी सुनी थी, तो उसके अंदर यूट्यूब के अंदर बताया गया था ना कि जो एक मॉन्क होता है ना, वो एक चीज करता है जिसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं सीमन रिटेंशन। ठीक है। जो यस। मॉन्क्स होते हैं, बेसिकली जो साधु लोग होते हैं, साधु लोगों का दिमाग इतना तेजी से काम कैसे करता है, और साधु लोग इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सीमेन रिटेंशन करते हैं। सीमेन रिटेंशन करने से राइट। बेसिकली क्या होता है ना, देखिए हमारी बॉडी जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो वो खाने को बॉडी जो है ना बाद में जाके ब्लड में कन्वर्ट करता है, एंड उसी ब्लड से फिर जाके सीमन बनता है। ठीक है। एंड जब उस सीमेन को हम रिलीज कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो एक तरीके से हम अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड इससे फिर हमारे बॉडी में तरह तरह की चीजें होने लग जाती हैं। तो जो लोग इन चीजों के आदी हैं, उन लोगों को बस इतना ही कहना है कि यार सीमेन रिटेंशन अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यही चीज मैंने सीखी कुछ बुक्स के समरीज को सुन के एंड कुछ बुक्स को फिजिकली पढ़ के। तो ये चीज है। एक चैनल ना जिसने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प करी थी उस टाइम पे, हम्म। ठीक है, हम्म। मंथन हब करके एक चैनल है, मंथन हब करके, आई थिंक हाँ, उनके मंथन हब वन मैंने मिलियन के देखा है। आस वन हाँ जी। 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में। तो हम्म। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो मेरे को पता है कि काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे पॉडकास्ट को। तो हम्म। डेफिनेटली हेल्प करेगा, अगर आपको कहीं ना कहीं ये एडिक्शन है थोड़ा बहुत भी, तो ये चैनल मस्ट रिकमेंड है। एक मस्ट है। एक बेसिकली एक और वीडियो है, एक और चैनल है बेसिकली जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। फंडू प्रोग्रामिंग करके एक चैनल आपको यूट्यूब के ऊपर दिखेगा। उसके अंदर एक वीडियो है जिसका नाम है सेक्सुअल डिटॉक्स। अगर उस वीडियो को आप एक बार देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि पॉर्न हमारे दिमाग के ऊपर कितना निगेटिव असर यहाँ पे क्रिएट करता है, एंड उस चीज को आप किस तरीके से बेसिकली यहाँ पर अपने लाइफ से हटा सकते हो। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो आप लोग डेफिनेटली देखना। सो मोहित भाई, बेसिकली मेरा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आपकी लाइफ का कौन सा वो पीरियड था, आपकी लाइफ का कौन सा वो पार्ट था जहां पर आपको ये चीज रियलाइज हुई कि अब मुझे लाइफ में एक एवरेज गाय बन के नहीं रहना, बल्कि अब मुझे लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और रैट रेस को मुझे एक्सकेप करना है, मैट्रिक्स को मुझे एक्सकेप करना है। कब आपने ये चीज सोची? कब ये चीज़ सोची? देखो, मतलब मेरा मेरा ना मेरे को ना यहाँ पे ये लगता है कि, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि कोई ऐसा एक दिन नहीं होगा कि यार जिस दिन आप सोचोगे, जिस दिन हम उठे सोकर और हमने ये सोचा कि हमें नॉर्मल आदमी नहीं रहना, हमें कुछ हम्म। एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। मेरा ये ओपिनियन है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे, मतलब मैंने जब लॉकडाउन लगा तभी मेरे को घर में रहने का टाइम मिला, क्योंकि उसके पहले जॉब कर रहा था तो जॉब चले गई थी, फिर मैं घर में था लॉकडाउन के दौरान। उस टाइम कुछ लोगों को सुनना स्टार्ट करा जो अच्छे खासे यूट्यूबर्स है या इन्फ्लुएंसर्स है। कुछ महीने सुना, कुछ साल भी सुना, 1 साल, 1.5 साल। वहाँ से मेरा माइंडसेट बना कि हाँ, लाइफ में यार जॉब करना सिर्फ़ आए, आप पढ़ाई करी, फिर एक जॉब करी, फिर आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और फिर एक दिन आप मर गए। उस रेस से या उस चीज़ से भी थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। वहाँ से मेरा उस कुछ महीनों के दौरान माइंडसेट बिल्ड हुआ। तो ओपिनियन मेरा यही है कि एक एक दिन ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि एक दिन आप उठे और आपका ऐसा माइंडसेट हो गया। टाइम पीरियड लगता है, टाइम लगता है उस माइंडसेट को बिल्ड होने में, राइट? और इवन मेरे को अभी भी लगता है कि वो प्रोसेस में है, ठीक है? कि मतलब हाँ, अभी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा बन सकता है, उसके मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा बन सकता है। तो अभी भी मैं काफ़ी सारे लोगों को सुनता हूँ, वहाँ से मैं और नई चीज़ें सीखता हूँ, तो वो अंडर द प्रोसेस चीज़ है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ होती है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा ओपिनियन ये भी है कि यार देखो, मतलब मैंने अभी बताया ना कि आप दुनिया में आए, ठीक है, आपने पढ़ाई करी, फिर एक अच्छी जॉब लग गई और फिर आपकी शादी हो गई, ये वो लाइफ नहीं जीनी यार, क्योंकि वो तो इतने सारे लोग ऑलरेडी जी रहे हैं, ठीक है, आप भी उनका एक पार्ट बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो कुछ तो लाइफ में मतलब ऐसा आपने करा हो यार जिसके लिए आप एटलीस्ट, जो आपकी थोड़ी बहुत लेगेसी आप बिल्ड करके जा सको कि हाँ, इस पर्सन ने ऐसा करा। ओके, मतलब मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मैक्सिमम लोग जो इसको सुनेंगे सब एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है? मेरा एक सिंपल ओपिनियन है कि यार अगर आपके घर में
कोई पहली कार नहीं आई, तो क्यों ना आप वो पहली कार लाओ। ठीक है, मेरा तो ये हम्म, सिंपल माइंडसेट है कि यार अभी मेरे घर में कोई कार नहीं आई, हम्म, तो क्यों ना मैं वो पर्सन बनूं कि जो वो पहली हम्म, कार लाए। अभी हम्म, तक आप क्यों ना वो पहले पर्सन बनो जो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं पहला घर गिफ्ट करे, जो आपका खुद का हो, आपकी फैमिली का हो। राइट। हम्म, आप वो पहले पर्सन अपनी फैमिली के क्यों नहीं बन सकते? और वो सारी चीजें, वो सारे सपने ना, हाँ जॉब में आप कर सकते हो पूरे, लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को हटाकर देखोगे, ठीक है, कि हाँ भाई एक दूसरा ऑप्शन भी है बिजनेस का या कुछ और करके, ओके, तो आप वहां से जल्दी इन सब चीजों को पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये है सिर्फ मेरा ये माइंडसेट है कि यार नॉर्मल बन के नहीं रहना, कि यार कि आए और कहाँ कब चले गए पता भी नहीं चला। ठीक है, जो 70 साल 80 साल का हमें टाइम पीरियड मिला है इस दुनिया में, इस धरती में, तो एटलीस्ट कुछ डिफरेंट तो हमने करा हो ना। तो ये मेरा अभी माइंडसेट है, एंड यस ये माइंडसेट बिल्ड होने में टाइम लगता है। एक दिन मेरे संग ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन मैं उठा और ऐसा मेरा माइंडसेट बन गया। टाइम लगा, जो लगेगा। ओके यस। ओके ओके ओके। सो मोहित भाई, बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आपने, लाइक बहुत से लोग होते हैं ना कि वो अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, 12 साल की एज में यूट्यूब मैंने स्टार्ट करा, एंड यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, कहीं ना कहीं इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद में, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, चीजें सीख रहे थे कंटिन्यूअस बेसिस पे। यूट्यूब से एक टाइम पे मन हट गया, 1 1.5 साल के अंदर, जब कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, फिर कुछ हुआ नहीं, यूट्यूब से मन हट गया। उसके बाद में ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी, ब्लॉगिंग करा, ब्लॉगिंग से थोड़े बहुत पैसे कमाए। फिर उसके बाद में ब्लॉगिंग से भी मन हट गया, क्योंकि ब्लॉगिंग क्या था कि एक एक ऐसा ब्लॉग जो कि मैंने खुद से बिल्ड करा था, मेरे स्कूल वालों ने उसको ओके। डिलीट करवा दिया था। ठीक है। सो वो ओके, चीज है, ऐसा मैं क्यों? ब्लॉग से, बेसिकली अगर मैं इसकी स्टोरी शेयर करूं मोहित भाई, तो ये बहुत एक इमोशनल स्टोरी है जो कि मैंने बहुत जगह पे शेयर करी हुई है ऑलरेडी। और ओके। आज मौका मिला है तो इस पॉडकास्ट पे भी मैं इस चीज को शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली क्या है ना कि मैंने अपनी लाइफ पे बहुत सी चीजें ट्राई करी हैं ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड की अगर बात की जाए। मैंने यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, मैंने सब कुछ ट्राई करा हुआ है। ठीक है। अभी क्या है कि फ्रीलांसिंग में मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, बट ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज थी ना जिसको मैंने मास्टर कर लिया था, जिसके अंदर मेरे ब्लॉग पे बेसिकली मैंने 70 80 थाउजेंड की रीच पर मंथ में लेके आ रहा था अपने ब्लॉग के ऊपर। मैंने एक ब्लॉग blogger.com पे बिल्ड किया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उस ब्लॉग पे, एक ब्लॉगर पे जो ब्लॉग्स बनती हैं उसको रैंक करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उस ब्लॉग को रैंक कराने का फॉर्मूला निकाल लिया था, मैंने उस ब्लॉग को रैंक करा था। 70 80 हजार की मैंने व्यूअरशिप उस ब्लॉग पे गेन करी थी, और वो ब्लॉग मेरा 2 साल तक बेसिकली चला था। उसके बाद में जब मैं उस ब्लॉग को बेसिकली मैं शिफ्ट करने वाला था फ्रॉम अ फ्री डोमेन टू अ पेड डोमेन, बेसिकली जब मैं अपने खुद की वेबसाइट पर उसको शिफ्ट करने वाला था, उस टाइम पर क्लास 9th की ये बात है। एंड उस टाइम पर मेरे स्कूल के टीचर्स ने बेसिकली मेरा स्टोरी देख लिया था, मेरा स्टेटस देख लिया था कि ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ तो लिंक वगैरह डालता है स्टेटस पे। तो उन्होंने बेसिकली मेरे ओके। पेरेंट्स को एक दिन स्कूल में बुलाया, एंड क्लास में सबके सामने उन्होंने उस ब्लॉग को डिलीट करवा दिया, कंप्यूटर टीचर से कह के, क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन उसको जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा वो लॉगिन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अच्छा, कंप्यूटर टीचर को कंप्यूटर बुलाया। टीचर ने। ओके। हाँ, कंप्यूटर टीचर को ठीक है। उन्होंने बुलाया और उन्होंने जुगाड़ लगा के डिलीट कर दिया मेरा ब्लॉग। तो उस दिन के बाद से फिर क्या था, मैंने ब्लॉगिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने वापस से स्टार्ट नहीं करा, मैंने वापस से ब्लॉग स्टार्ट करा, बट वो जो सक्सेस मुझे पहले मिली थी वो सक्सेस दोबारा नहीं मिल पाई ब्लॉगिंग के अंदर। दोबारा नहीं तो मिली, ओके। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने बहुत सी चीजें ट्राई करी, फ्रीलांसिंग भी मैंने उसके बाद ट्राई करी। फ्रीलांसिंग के अंदर थोड़ा बहुत मैं ऊपर जैसे ही उठा, फिर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार मेरे पास तो प्रॉपर कोई स्किल ही नहीं है, फिर मैंने स्किल सीखने पे ध्यान दिया। जब स्किल सीख के खत्म हो गया, उसके बाद में दिमाग में आया कि अब वापस से फ्रीलांसिंग नहीं करनी, अब एजेंसी स्टार्ट करनी है। तो फिर एजेंसी वगैरह स्टार्ट की, अफिलिएट भी करा, अफिलिएट उससे काफी पहले ही मुझे मिल गया था। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर बेसिकली क्या क्या ट्राई करा अफिलिएट से पहले। ओके, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर मैंने एफिलिएट से पहले, जैसे आपने बताया यूट्यूब, तो वो बहुत कॉमन जैसे होता है कई बार, मतलब यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है तो हर हर कोई बना देता, तो मेरा भी एक था कि यार यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म मिला था तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, और अगर यूट्यूब के मैं और अलावा बताऊँ तो मैंने ऑनलाइन में तो नहीं इसके अलावा और कुछ करा, बिकॉज एफिलिएट मेरा दूसरी चीज़ थी। उससे पहले मैंने यूट्यूब ट्राई करा था, लेकिन उससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करी थी 2 कंपनियों में। ठीक है, ओके मैंने ओके। नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करी, और नेटवर्क मार्केटिंग में वही होता है कि यार एक कंपनी में तो ऐसा था जहाँ मुझे घर घर जाके प्लान दिखाना पड़ता था, और दूसरी जो थी वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी एग्जैक्टली, तो वहाँ पे मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ता था। मैंने भी बेसिकली ठीक नेटवर्क है। मार्केटिंग कर रखा है, मतलब मैंने नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग के अंदर अपने पापा के नाम से आईडी ली थी, बिकॉज डेफिनेट सी बात है कि ओके। 18 से नीचे अगर आप हो तो आप आईडी नहीं ले 18 से, सकते हाँ। वहां पे। सो अगर मैं हम्म। कंपनी का नाम बताऊं तो मैंने वेस्टीज में बेसिकली लिया था आईडी पापा के नाम से। एंड बेसिकली क्या है कि मैंने आईडी तो लिया, बट जिस पर्सन ने मेरे को एनरोल कराया था उसने मेरे को कोई गाइडेंस दी ही नहीं।
कोई गाइडेंस नहीं दी। तो बस आईडी लग के रही और वो अपने आप डीएक्टिवेट हो गई कुछ टाइम बाद। तो वो चीज है। ओके। तो हाँ, इसीलिए। मैंने भी वेस्टीज में करी थी और एक दूसरी भी कंपनी थी वेस्टीज में, वही था यार। इवन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो ये बहुत कॉमन सी चीज होती है कि बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही आपसे दूर भागने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वही फ्रेंड ऐसे थे कि यार मेरे से दूर भागने लग गए, और आज के टाइम पे काफी सारे लोग कॉल भी नहीं उठाते हो, फिर कभी कॉल करता हूँ बिकॉज एक बार उनका एक्सपीरियंस है कि यार प्लान दिखाने आया था, कहीं कोई दूसरा प्लान ना दिखाने आ जाए, ठीक है। तो ये चीज मैंने ट्राई करी है। उसके पहले मैंने अगर थोड़ा सा और पहले जाऊँ तो मैंने 4-5 जगह जॉब करी है, ठीक है। जॉब में जहाँ पे मैंने घर घर जाके बुक बेची है, ठीक है। ओके, मतलब घर घर जाके, गर्मियों का टाइम था, इवन मेरे को याद है जस्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले का ही, क्योंकि लॉकडाउन में वो चले गई थी जॉब। तो घर घर जाके बुक बेचता था, 500 रुपए की बुक होती थी, 60 रुपए का कमीशन जो अपना बचता था, उसी तरीके से अर्निंग करी करी करता था। उससे पहले कॉल सेंटर में ट्राई करा, बट कॉल सेंटर में नहीं हुआ था, 2 बार इंटरव्यू देने गया था बिकॉज उस टाइम पे इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी। तो वो ओके। इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, तो वहां से मेरे को नहीं हुआ था, मतलब इंटरव्यू में ही मैं बाहर हो गया था। ओके। ओके। उसके पहले भी मैंने 2-3 जगह जॉब करी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस से पहले का। ओके। और यहाँ पे ना मेरी सिर्फ एक चीज मानना है कि यार जितने एक्सपीरियंस आप गैदर कर सकते हो स्पेशली अपने अर्ली 20s में, ओके, हम्म। उतने ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर करो। हम्म। मैं आज मैं लास्ट ईयर मैंने स्विमिंग सीखी थी, ठीक है। इस साल मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी और अभी मैं डांस सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना, मतलब ये है कि हर जगह, मतलब थोड़ा बहुत अपनी जो एक्स्ट्रा हॉबीज है ना उनको नहीं मारना, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ट्राई करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जितना एक्सपीरियंस कर सकते हो करते रहो। मेरा ये मानना है, सिंपल। ओके। ऐसा चीज है, तो अगर आप स्पेशली अर्ली 20s में हो अपने, तो जितनी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो ना। अब ऐसा नहीं कि जो चीज आपका मेन सोर्स है आप उसको छोड़ के दूसरी चीज ट्राई कर रहे हो। पार्ट टाइम हम्म। देना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल कैसे? मैंने जैसे लास्ट टाइम, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस तो चल ही रहा है, बट मेरे पास दिन में अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा है, 1.5 घंटे 2 घंटे भी एक्स्ट्रा है, तो मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। वही चीज मैं अपनी हॉबी को देता हूँ, वो ट्राई चलता रहता है। अर्ली 20s में तो मेरा यही है कि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस मैं गैदर कर सकता हूँ, उतने एक्सपीरियंस मुझे गैदर करने हैं। ओके। यस। ओके। नाइस 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 नाइस। ओके, सो मोहित भाई आप मुझे ये बताओ कि बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया कहाँ से आया आपको, एंड अफिलिएट मार्केटिंग से बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया, एंड कैसे आए आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और थोड़ा बहुत बताओ उसके बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं ऐसे आया, राज। एफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअली मैं दिल्ली में इवेंट अटेंड करने गया था। पुष्कर राज ठाकुर का इवेंट था, वो त्यागराज स्टेडियम में था, एग्जैक्टली याद है, ठीक है। तो वहीं पे मेरे को एक पर्सन मिला था, ठीक है। ओके, उसी पर्सन से मैं कनेक्ट हो गया था, नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए थे वहाँ पे। तो फिर जब इवेंट वगैरह से घर आया, तो कुछ टाइम बाद, शायद 1-1.5 महीने का टाइम होगा, तो मैंने देखा कि उसने लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये ऑनलाइन अर्निंग करा था। ओके। उसके पहले मुझे बात होती रहती थी मेरी उससे, बट जब मैंने उसकी अर्निंग देखी ना, तब अर्निंग देख के ऑब्वियसली बंदा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया कि हाँ भाई, अब तो अर्निंग भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है। और फिर मैंने उसी पर्सन के संग स्टार्ट करा, एंड वहीं से मुझे एफिलिएट मार्केटिंग, जिस प्लेटफॉर्म में मैं अभी कर रहा हूँ, उसका पता चला। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके, सो बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद में देखिए बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि जो नए नए अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, जो न्यूबीज होते हैं, उनको स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं। सो आप अपना थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आप अफिलिएट मार्केटिंग में आए, तो स्टार्टिंग में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे यहाँ पे, चाहे वो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम हो, मतलब अफिलिएट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके फैमिली का या फिर सोसाइटी का हो कि भाई क्या कर रहा है तू, ये क्या तूने स्टार्ट कर दिया, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो आते हैं। तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं एंड आपने उनसे डील कैसे करा, थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहो तो मोहित भाई। ओके। एफिलिएट में स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ठीक है यार। स्टार्टिंग में तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम यही आता है लोगों के संग, मतलब लोग कहीं ना कहीं गलती भी करते हैं कि यार स्टार्टिंग में अर्निंग के पीछे भागने लग जाते हैं, ठीक है। बट यस, मेरा वो थोड़ा कम था स्टार्टिंग में कि यार मुझे अर्निंग अभी चाहिए, ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि एकदम चाहिए। मेरा स्टार्टिंग में सिंपल से एक फोकस था, और मेन रीजन भी यही था, मुझे एफिलिएट से सीखना था। बिकॉज जो कोर्स मैंने लिया था उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ से मैं कुछ नया सीख सकता था। ओके। तो स्टार्टिंग में मेरे को लीड जनरेशन की ऑब्वियसली प्रॉब्लम आई, लोगों से कैसे बात करते हो उसकी प्रॉब्लम आई, कम्युनिकेशन कैसे करते हो उसकी प्रॉब्लम आई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं उन सब की प्रॉब्लम आई, जो एक बिगनर को आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर, जैसे जो हर प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग्स होती है, जो आपके स्पॉन्सर अगर गाइड करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स होती है, ओके, या जो भी पर्सन है आपके प्लेटफॉर्म में जो जो ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, वो ट्रेनिंग सब मैंने प्रॉपर अटेंड करना स्टार्ट करा। फिर वहां से ये सारी प्रॉब्लम का मेरे को सॉल्यूशन मिला। और डेफिनेटली
अभी भी मैं सीखता ही रहता हूँ, बिकॉज कोई ऐसा टारगेट, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी कर लिया है, ठीक है, कि अब इसके आगे कुछ और है ही नहीं। बहुत छोटा सा अचीवमेंट अभी करा है, ठीक है, डेफिनेटली भी काफी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें भी अभी प्रोसेस में है। ऑल राइट, ठीक है। सो मोहित भाई, आपको अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका पहला बिग ब्लास्ट कब मिला? बिग ब्लास्ट इन द सेंस कि जैसे नॉर्मली हम पर डे का एक सेल मारते हैं, कभी कभी 4 दिन 5 दिन पे एक सेल आती है, जो नॉर्मल एफिलिएट्स होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जहां से हमारी अफिलिएट की जर्नी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी कि अचानक से दिन के 4 4 5 5 सेल आ रहे हैं, दिन का 10,000 का पे आउट बन रहा है, दिन का 20,000 का पे आउट बन रहा है, कभी कभी दिन का 30,000 का पे आउट बन रहा है। तो वो ब्लास्ट आना कब चालू हुआ? वो बिग बूम कब आया आपके अफिलिएट जर्नी के अंदर? ओके, ये बिग बूम ऐसे आया कि जब हमारे एक्चुअली प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, कि एक लीग चलती है, एलपीएल बोलते हैं जिसको, एलपीएल, हाँ हाँ हाँ। प्री यू कैन हाँ ओपनली शेयर द नेम प्रीम ऑफ द प्लेटफॉर्म, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। लीड्जाक प्रीमियर लीग चलती है। तो हम्म वहां पे क्या होता है ना, कि वहां पे कुछ टीम बनाई जाती है, मतलब कुछ टीम इन द सेंस कि हम्म 10 लोग या 12 लोग एक टीम में होते हैं, तो ऐसे 4 5 टीम या जो जितनी भी टीम होती है वो बनती है। तो हमारा एलपीएल हम्म का सीजन 1 आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब आई थिंक हम्म 2021 में। हम्म ठीक है, हम्म हाँ, 2021 में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो उस दौरान मुझे एक बूस्ट मिला, क्यों? क्योंकि जब वो 10 12 लोग एक साथ आते हैं ना, तो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पता नहीं चलती है, आपको आपके अलावा जो 11 12 लोग और है आपकी टीम में, उन सबकी स्ट्रैटेजीज पता चलती है। ओके, तो वहां से एक बूस्ट मिला हमारे मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे को उन सबका पता चला कि यार कौन कैसे काम करता है, बिकॉज डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। जैसे मैं अगर एक ऑब्जेक्शन को दूसरी तरीके से आंसर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कोई अगर उसको दूसरा आंसर कर रहा है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पता चली, एंड ऑब्वियसली अपनी टीम को जिताने का एक जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर भी थोड़ा सा रहा बैक ऑफ द माइंड। तो वहां से एक बूम आना स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरा हम्म। अराउंड मतलब 25,000 रुपये हफ्ते हफ्ते का जाता था। ठीक है, मतलब 20 25 हजार रुपये हफ्ते का जाता था। बट LPL 1 आया, फिर LPL 2 आया। ओके, फिर LPL 2 से एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि मेरा 25 30 हजार रुपये या 40 हजार रुपये एक एक हफ्ते का जाना स्टार्ट हो गया। मतलब सॉरी, एक एक दिन का स्टार्ट हो गया फ्रॉम द वीक, जो पहले वीक का जाता था। तो वो LPL का जो बूम रहता है वो बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि और मैंने अभी अभी जस्ट रिसेंटली हमारा LPL 3 खत्म हुआ। पहले 2 LPL सीजन में मैं वो था एज एन टीममेट, बट LPL 3 में मैं डायरेक्टर था। ओके, LPL 3 में ही मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी तक क्रिएट हुआ, जहां पे मैंने 96,000 एग्जैक्टली पर डे का हिट करा। 96,000 पर एक मंथ का मैंने अपना हाईएस्ट 5 लाख हिट करा। ओके, जो मेरा अभी तक का हाईएस्ट है 5 लाख पर मंथ का। तो LPL 3 में वो हुआ। तो ओके। इस तरीके से मेरा बूम आया। तो भाई यार, 5 लाख एक मंथ में आपने हिट करा, लाइक फीलिंग कैसी आती है भाई 5 लाख एक मंथ का अर्न करने के बाद में? यार फीलिंग ऐसी आती है, मतलब सबसे पहले तो कि जब मतलब ऐसा होता है ना कि अभी अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। जैसे कल ही मैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं ये फ़ोन लाया, 40,000 का ये फ़ोन है, ठीक है, कल ही लाया ओके इवन। ओके, ओके ओके। मैंने इसको मॉर्निंग में सोचा, मेरे को ज़रूरत थी, ठीक है, तो मॉर्निंग में सोचा कि हाँ ये फ़ोन लेना है, और मैं शाम को लेकर आ गया था 8 साढ़े 8 बजे। ओके, ऐसा हुआ, 40,000 का फ़ोन है। और मेरे को अभी भी याद है यार, जब मैं अपना पहला फ़ोन लेने के लिए सोच रहा था, तो एक 10,000 या 15,000 का फ़ोन था, उसके लिए मैंने महीनों सोचा था। तो एक तो वो डिफरेंस आया, ठीक है, जब आप अर्निंग करते हो। ओके, और अब ऐसा है कि यार कोई भी माइलस्टोन ना बहुत वो नहीं लगता, अनअचीवेबल नहीं लगता। सारे माइलस्टोन या सारे अचीवमेंट अब अचीवेबल लगते हैं। बस यस, उसका प्लान ऑफ एक्शन रेडी करता हूँ कि हाँ यार, अगर इतना हिट करना है, प्लान ऑफ एक्शन करना है कि हाँ दिन का इतना लीड लाना है, दिन हफ्ते का इतना हिट करना है, तो वो टारगेट भी इजीली अचीव हो जाता है। ये होती है सिंपल चीजें। ओके ओके। अच्छा, एक चीज आप और शेयर करना, ये मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी है, और मैं इस चीज ठीक को है। भुगत चुका हूँ, तो मेरे को ये चीज पता है कि नहीं, ये चीज जाननी जरूरी है। लाइक एक बार बताना, हम्म जब महीने का 5 लाख रुपए आया, ठीक है, लाइक जो इंसान ने आज तक महीने का 50,000 1 लाख 1.5 लाख कमाया है, जब वो इंसान अचानक से महीने का 5 6 लाख रुपए उसके पास में आ जाते हैं अचानक से, तो वो बंदा ना, मतलब क्या होता है ना, मैंने कहीं पे ये चीज सुनी है कि जो पैसे की देवी होती हैं, माता लक्ष्मी, हम्म वो बेसिकली क्या करती है हम्म ना, कि जब आपके पास उनको धन भेजना होता है, पैसा जब उनको आपके पास में भेजना होता है, उससे पहले वो आपके दिमाग में अपने वाहन को भेजती हैं। और माता लक्ष्मी का वाहन ओके, है उल्लू, ठीक है। तो उल्लू, वो बेसिकली ठीक है। उल्लू को आपके दिमाग में भेजती हैं, जो कि आपके दिमाग में जाके आपको सपने दिखाता है। और आपको ना, आपका दिमाग ना मतलब ऐसे आपका दिमाग काम करेगा, यार 6 लाख रुपए,
ये लेना है, ये लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, मतलब खर्च करने का आइडिया पहले आ जाता है, इससे पहले कि वो अमाउंट आपके पास क्रेडिट होता है। ठीक है। ओके ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब पैसा एक्चुअल में आ जाता है तो वो पैसा इतनी स्पीड से निकलता है ना आपके पास से कि यू हैव नो आइडिया कहाँ गया पैसा। फिर जब मंथ के एंड में आप देखते हो, साला कमाया 6 लाख और खर्चा हुआ 5.5 लाख, कैसे, कैसे। एग्री एग्री तो वो चीज है। एग्री। अब मैं अगर आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करूं, अभी रिसेंटली, मैं ज्यादा पहले की बात नहीं बता रहा, अभी सितंबर मंथ की मैं बात बताऊं, लास्ट ईयर की, मेरी एजेंसी को स्टार्ट करे हुए मुझे 3 महीना, 2 महीना हुआ था बेसिकली। और हम्म। 1 महीना हुआ था एजेंसी को लॉन्च करे, 15 अगस्त को हमने एजेंसी लॉन्च करी थी। और सितंबर मंथ की ये बात है, सितंबर मंथ के अंदर जो मेरा टोटल रेवेन्यू था, मैं अर्निंग की, अपने प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू वॉज 15 लाख रुपीज इन अ सिंगल मंथ। सॉरी कितना 15? लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज इन अ सिंगल 15 मंथ, लाख ये रुपीज ओके। रेवेन्यू था। ठीक है। फिर जितने भी लास्ट हमारे सितंबर लोग, ठीक है। हाँ हाँ, फिर जितने भी लोग हमारे साथ में वर्क कर रहे थे, सबका पैसा देने के बाद में हमने एक ऑफिस भी लिया था, उसका खर्चा वगैरह निकालने के बाद में 6 लाख रुपए मेरे पास में बचे थे, यानी कि 5,90,000 के आसपास। ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे मोहित भाई, मतलब वो पैसा ना, जब ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास में पूरा रेवेन्यू रखा है, अब आपके दिमाग में है कि हाँ इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, कैलकुलेशन निकालने के बाद में मेरे पास में इतना बचेगा, तो वो पैसा अभी तक मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ, अभी भी मेरे एजेंसी के करंट में ही पड़ा हुआ है वो। लेकिन मेरे दिमाग में चीजें चलने पहले से लग गई, मेरे को ये लेना है, ये लेना है, सेटअप बनवाना है, मैकबुक लेना है, और ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो पैसा एक्चुअली मैंने अपने सेविंग अकाउंट में डाला, मैं ऑलरेडी इतनी चीजें प्लान कर चुका था कि वो पैसा खर्च होने में सिर्फ 22 दिन का टाइम लगा। एंड जो अमाउंट मेरी टोटल मान लो 6-7 महीने की इनकम थी, जो मैंने एक मंथ में अर्न करी, वो एक बार में निकल गई। है ना। सो वही चीज मैं कह रहा था मोहित भाई कि मतलब पैसा जब आता है ना, तो आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। लाइक अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, तो पैसा आएगा भी और उसी स्पीड से जाएगा भी। है ना। तो आपने ये चीज राइट। बहुत ज्यादा सही कही मोहित भाई यहाँ पर, कि मनी मैनेजमेंट पर्सन को सीखना चाहिए। एंड आपने, अच्छा आप ये बताओ, आपने जो लाइक 5 लाख रुपए जब आपने कमाए थे मंथ का, तो आपने उसको किस तरीके से लाइक इन्वेस्ट करा था, उस पैसे को आपने उस पैसे को क्या किया? यार अगर मैं आपको इस इन्वेस्टमेंट का बताऊं कि किस हम्म तरीके से हम्म। करता हूँ मैं, मतलब आप किस स्टॉक तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी। करते हो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपने वो 5 लाख कैसे खर्चा किया, मेरे को ये जानने की क्यूरियोसिटी है। यार मैंने मेरा ऐसा कोई वो नहीं रहता कि अगर 5 लाख आए तो मैं इस महीने बहुत सारी चीज खरीद लूंगा। मेरा ऐसा नहीं रहता, मेरे हर महीने के कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि यार इस महीने मुझे कुछ एक डिफरेंट डिवाइस खरीदना है, या फिर कुछ अपने लिए जैसे मैंने अभी मोबाइल फोन परचेस करा। ठीक है। हो सकता है कुछ और परचेस करें जहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, 30-40 थाउजेंड एक साथ। वैसे जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं वो तो होते ही है। तो मेरा ऐसा सीन नहीं है कि अगर इस महीने मैंने 5 लाख कमा लिए तो मैं कुछ ज्यादा खर्चा कर दूंगा, और अगर किसी हम्म महीने मैंने 1 लाख ही कमाया तो मैं कम खर्चे करूंगा, ऐसा नहीं है। जो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस है वो बेसिक है, चाहे मैं कितनी भी अर्निंग करूं। मैं ऐसा कोई ज्यादा खर्चीला नहीं हूँ, मतलब कि बहुत खर्चीला टाइप इंसान। ठीक है। तो ऐसा सीन है। बाकी मैंने कोई ज्यादा वो नहीं करे खर्च। ओके ओके ओके। यस। लाइक मेरे साथ में क्या सीन था ना, मेरे को अभी भी याद है। लाइक जब वो पैसा आया था, 6 लाख रुपए जब आए थे, मैंने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सेम डे जाके, मतलब पूरा फुल कैश दे के मैंने मैकबुक लिया। ठीक है। मतलब सोचो जिंदगी में जब जिस टाइम मैंने आईफोन परचेज किया था लास्ट ईयर फरवरी में, मैंने ईएमआई पे आईफोन परचेज करा ओके था, क्योंकि उस टाइम पर मेरी ओके इनकम 30,000 के आसपास पर मंथ की थी। सो ठीक है। मतलब जिस इंसान ने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए साथ में नहीं देखे, उसने 1.5 लाख रुपए मुंह पे देके मैकबुक लेके आया वो पर्सन। उसने पैसा इन्वेस्ट करके अपना सेटअप बिल्ड करा, सारी चीजें करी। तो लाइक इस तरीके से ना, एक तरीके से मुझे उस टाइम पे लग रहा था ना कि मैं ही सब, मतलब एक अहंकार जो होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आ गया था अंदर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ठीक से है। रिलेटेड है कि हाउ यू मैनेज योर ईगो, लाइक आपने ईगो को किस तरीके से मैनेज करा, क्या आपके अंदर कभी ईगो आया, क्या एटीट्यूड आया कभी आपके अंदर, वो चीज है। ओके। हम्म यहाँ पे ना देखो मैं दो चीजें शेयर करूंगा, जिससे हम्म मतलब जैसे आपके संग अगर ये प्रॉब्लम है, इवन किसी और के साथ भी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे हम खर्च कर देते ज्यादा पैसे इधर उधर गैजेट्स में, या एक्स्ट्रा हम्म खर्च कर देते जो हमें नहीं करने चाहिए। पहली चीज जो मैं करता हूँ, मैं अपने डेली के खर्चे रात को लिखता हूँ। ठीक है। हम्म जो मैंने डेली करे होते हैं, अगर रात को इनकेस भूल जाता हूँ तो अगले दिन मॉर्निंग में लिख लेता हूँ। और कैसे लिख लेता हूँ यार, होता है बहुत जगह कि यार कई बार हम छोटे मोटे खर्चे कर देते हैं, रेस्टोरेंट में जाके हमने जैसे कुछ खा लिया। तो मैं मोस्टली पेमेंट ऑनलाइन ही करता हूँ, गूगल पे से, मैं कैश नहीं यूज करता। तो मैं सारे ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ कि कल की डेट में ना इतनी इतनी वो करे थे। और हर एक दिन का खर्चा मैं एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, वहां लिख लेता हूँ।
अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैंने इसी साल से करना स्टार्ट करा जनवरी के मंथ से। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि आप मुझे जनवरी 22 तारीख का खर्चा बताओ, आई कैन टेल यू कि मैंने जनवरी 22 तारीख को इतना रुपए का खर्च करा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेल शीट में लिखा है। ओके। हम्म। पहली चीज तो ये है कि हर दिन के अपने खर्चे मेंटेन कर लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज किसी भी चीज को ना देखो हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम हमें पता ही नहीं कि वो हम कर कितना रहे हैं। अगर हमें डेली उसका के रिकॉर्ड खर्चे जब पता तक ही हम नहीं ना है तो रखें तब तक हम उसको नहीं कर सकते मेंटेन। एग्जैक्टली, रिकॉर्ड इज द राइट वर्ड, एग्जैक्टली। हमारे पास रिकॉर्ड वो होना चाहिए। ओके। सेकंड चीज वो ये कि अगर आप कोई भी महंगा गैजेट ले रहे हो, लेट से आपने मैक परचेस करा था या हम आईफोन परचेस करते हैं या कोई भी महंगा गैजेट हम ले रहे हैं, तो 30 दिन रुक जाओ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। 30 दिन रुक जाओ। ठीक है। 30 दिन बाद खुद से सवाल पूछो, क्या ये वो गैजेट मुझे अभी भी अभी भी मुझे चाहिए? जरूरत है, इफ द क्या अभी भी आंसर मुझे उसकी जरूरत है? एग्जैक्टली, इफ द आंसर इज यस देन यू कैन परचेज। अगर नहीं तो वो जस्ट आपका ईगो में था कि हाँ भाई मैक बहुत अच्छा है, स्टेटस को अपग्रेड करता है, तो मैं परचेज कर रहा नहीं, था। ये चीज तो मैं राइट। मानूंगा मोहित भाई। ये चीज तो मैं मानूंगा कि मैक लेने के बाद से मेरा वर्क में प्रोडक्टिविटी इतना ज्यादा बढ़ गया ना, जो कि एक टाइम पे बहुत कम था। क्योंकि मैकबुक लेने का मेरा मेन रीजन ये था ना कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। दूसरा, मुझे बेटर कंटेंट क्रिएट करना था, जिसके लिए मुझे बेटर एडिटिंग चाहिए थी, जो मेरे पुराने लैपटॉप पे नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये चीजें थी। लेकिन ये चीज तो मोहित भाई मैं यहाँ पर मानूंगा कि यार मैकबुक लेने का जो मेरा डिसीजन था ना, वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज मैकबुक लेने के बाद से जो मेरी प्रोडक्टिविटी का लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एंड मैकबुक लेने के बाद में मेरे बहुत से काम आसान यहाँ पर हो गए। एंड कहीं ना कहीं ये आज के टाइम पे मेरा पर्सनल, एक तरीके से समझ लो ना कि पीए है मेरा, ये पर्सनल असिस्टेंट है भाई। ये 24 घंटे मेरे साथ में रहता है। मैं अगर कहीं पे मैं ऐसा पर्सन बन चुका हूँ ना आज के डेट में, कि अगर मैं मान लो घर से 2-3 किलोमीटर दूर भी कहीं जा रहा हूँ, या फिर कभी 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 मेरा माइंड बहुत ज्यादा फक्ड अप रहता है, तो मैं थोड़ा घाट जाता हूँ बैठने के लिए, तब भी ये मेरे साथ में रहता है, मेरे बैग में। बिकॉज ये ओके। एक ऐसा ओके। टूल बन चुका है जिसके बिना मेरा कोई काम नहीं चलता आज के टाइम पे। मैं सारे काम, सारी चीजें अपने मैकबुक से मेंटेन करता हूँ, सारी चीजें इसी में रखता हूँ। तो ये एक तरीके से मेरा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। इसके साथ में मैंने ये अभी जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, ये पूरा ऑफिस मैंने बिल्ड करा। इसके अंदर भी जो मैंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्चे करे, वो भी मेरा वर्थ इट था। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे थे ना, जो कि मैंने ईगो में आके खर्चे किए थे। मतलब दोस्तों के साथ जाना, तो 2-2, 3-3 हजार रुपए के खाने के बिल बन रहे हैं, है ना। और कहीं अच्छी, मतलब जहाँ पे कि कोई सस्ती जगह पे जाके काम हो सकता है, वहां पे उस चीज को महंगे तरीके से करना, थोड़ा शो ऑफ ज्यादा करना। जहाँ पे आप बेसिकली रिक्शे से जा सकते हो, वहां पे कैब बुक करके जाना। तो मतलब एक तरीके से ना ओके। बहुत ज्यादा एटीट्यूड इतना ज्यादा मेरे अंदर आ गया था। फिर मेरे को मेरे एक बेसिकली वो मेरे टीममेट हैं, बट एज में मेरे से काफी बड़े हैं। सो उन्होंने मुझे एक हम्म। चीज रिकमेंड करी कि राज, तुम एक बुक पढ़ो, ईगो इज योर एनिमी। और फिर मैंने उस बुक को रीड करना स्टार्ट करा। मोहित भैया बिलीव नहीं करोगे, उस बुक को जब मैंने हाफ कंप्लीट करा ना, मुझे अपने आप पे थूकने का मन कर रहा था। मैं ऐसा मुझे लग रहा था कि भाई मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। और उस दिन के ओके। बाद से, जब मैंने फिर उस दिन के बाद से मैं 2 महीने तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला था। लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा घर पे रहने लग गया था। एंड उसके बाद में जब मैं 2 महीने बाद बाहर निकलना स्टार्ट किया, तो जो लोग मेरे से डेली बेसिस पे मिला करते थे, उन लोगों ने मेरे से मिलके बोला, यार आज तू तो बदल गया पूरा। तो वो चीज है। तो मतलब एक चीज होती है ना कभी आपके लाइफ में भी ईगो एटीट्यूड आता है। तो इसीलिए मैंने आपसे ही क्वेश्चन करा कि आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हो। तो आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। यस, ईगो अगर कभी आता है तो कैसे मैनेज करते हो? हाँ जी। यार, टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब मेरे अंदर ईगो, मतलब ये पता नहीं, मैं बड़ा वो ही नहीं पता कर नहीं रहा अपनी। चलता, वो पता नहीं चलता कि वो आती है कि नहीं आती है, वो सामने वाला पर्सन बोलता है आपको। लेकिन ना मतलब मेरे को ये लगता है जैसे कि अगर मैं स्पेशली वो देखूं, खर्चे वगैरह को कंसिडर करूं, तो क्योंकि मतलब कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट, तो वो एक्स्ट्रा खर्चे ना मुझसे होते ही नहीं है। मैं आपको एक ऑन मतलब एक जेन्युइन वो दूंगा। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड भी बहुत बार होता है कि हम कई बार बाहर खाने जाते हैं, अच्छा खासा बिल बनता है, होता है। लेकिन व्हाट वी डू, हम 50-50 डिवाइड करते हैं। राइट। हम्म। ओके। तो क्यों करते हैं? बिकॉज मुझे उस पैसे की वैल्यू पता है ना। और अगर आप ये अपने देखो, आप अर्निंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप बैक ऑफ द माइंड ये रखोगे ना चीज कि भाई अभी तूने कुछ नहीं कमाया, कुछ लाख, अगर तुमने मान लो 50 लाख या 70 लाख भी कमा लिया ना, तो भाई अभी कुछ नहीं है। लोग 70-70 करोड़ कमा रहे हैं। ओके। तो ये है, मेरे माइंड में सिंपल सा ये रहता है कि अगर मैंने अभी इतने लाख की अर्निंग कर ली ना, तो भाई अभी कुछ नहीं करा है, अभी बहुत करना बाकी है। भाई 50 लाख की एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी, अच्छी जगह अच्छी लोकेलिटी में। ओके। एक बारी में ही वो पैसा चले जाएगा। तो अभी कुछ नहीं करा है। अगर आप बैक ऑफ द माइंड ये रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो ईगो में आकर पैसा खर्च हम कर देते हैं ना, वो कम रहेगा।
तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इवन ये कई बार मेरे फ्रेंड भी मेरे को बोलते हैं कि यार मतलब तू ऐसा बंदा है, मतलब अगर कभी वो ये ईगो वाली बात छिड़ती है ना हमारे बीच में, तो मैं यही पॉइंट उनको भी समझाता हूँ कि ईगो कैसे काबू में होता है। कि जब आप बैक ऑफ द माइंड ये रखोगे ना कि भाई भी तूने कुछ नहीं करा है, ओके, है ना। ईगो आता ही तब है जब हम बहुत अपने को शहंशाह समझने लग जाते हैं कि भाई तुमने तो इतने लाख कमा लिए, तो तुमसे अमीर कोई है ही नहीं, तभी ईगो आता है। तो ये चीज मेरे को हेल्प करती है ब्रदर, ऐसा ईगो को ओके, कंट्रोल करने में। नाइस नाइस यस। भाई। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको, इस चीज को आपने बताया। एंड कहीं ना कहीं इन चीजों को मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा, एंड मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज यार मोहित भाई ने बहुत तगड़ी चीज बोली है अपने ईगो को मतलब बेसिकली मैनेज करने के लिए। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पता है आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर ईगो है, जैसा कि मेरे साथ में था। मेरे को कभी पता नहीं चला कि मेरे ओके। अंदर ईगो है, बट मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि भाई देख तेरे अंदर राज ईगो है। और ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिव, देखो ईगो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ईगो, एक होता है नेगेटिव ईगो। पॉजिटिव ईगो हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है, एंड जो नेगेटिव ईगो होता है वो हमेशा आपको लाइफ में नीचे दबाता है। मेरे को टीममेट ने बोला कि तेरे अंदर पॉजिटिव ईगो तो है बट नेगेटिव ईगो भी है, तेरे को नेगेटिव ईगो को खत्म करना है। एंड फिर जब मैंने वो बुक पढ़ी, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा आप वो बुक पढ़ना, ईगो इज योर एनिमी। ईगो इज योर बहुत अच्छी एनिमी, बुक है। एनिमी, हाँ, यस। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तगड़ी बुक है। खैर अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मोहित भाई, व्हाट इज योर कंटेंट क्रिएशन सीक्रेट, हाउ यू फाइंड कंटेंट, हाउ यू क्रिएट कंटेंट एंड XYZ? कंटेंट क्रिएशन सीक्रेट, सी फर्स्ट हाउ आई फाइंड कंटेंट, तो उसका आंसर ये है हम्म, ब्रदर कि अगर हम डेली बेसिस पे कुछ भी लर्निंग मैं कर रहा हूँ, एग्जांपल मैं कोई हम्म, बुक पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, या हम्म, कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो अगर आप 4 पेज या 10 पेज अगर हम पढ़ रहे हैं बुक के ना, तो एटलीस्ट से एटलीस्ट उसमें आप मतलब 10 रील का कंटेंट निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि रील मैक्सिमम 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट की हम बनाते हैं। ओके। तो कोई भी अगर कोई ऑथर, जो उस किताब का कोई ऑथर है, ठीक है, जो भी ऑथर है, वो कोई भी एक लाइन बता रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो हर एक चीज आप अपने मतलब हर एक उस पॉइंट के ऊपर आप एक रील बना सकते हो। मेरा तो इस एग्जांपल में कोई बुक पढ़ रहा हूँ, ऑथर ने कुछ एक ऐसी लाइन बता दी जो डिफरेंट मुझे लगी, ठीक है, तो मैं उसको नोट कर लूंगा अपने नोटपैड में या अपने कहीं नोटबुक में। और फिर जब मैं रील बनाने बैठता हूँ, मैं मंडे को सारी रील बना लेता हूँ, पूरे हफ्ते की 4-5 रील जो भी डालनी होती है, ठीक है, तो वो मैं पूरी शूट कर लेता हूँ। ओके। इस तरीके से मैं हर एक कोर्स से, हर एक बुक से, या जो भी जहाँ से भी मैं सीख रहा हूँ, मैं कोई ना कोई कंटेंट आइडिया उठा लेता हूँ, ठीक है। और ये मत सोचना कि यार ये चीज़ तो ऑलरेडी बुक में लिखी है तो मैं क्या अलग बताऊंगा। देखो, कंटेंट कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ऐसा होगा कि आप कुछ नया क्रिएट करोगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि यार आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो किसी ने आज से पहले कभी बताया ही नहीं है। ओके। कंटेंट, यस, हर हर जगह कॉपी पेस्ट होता है कंटेंट, बट यस, डिफरेंट डिफरेंट क्या मतलब एक डिफरेंस क्या क्रिएट करता है कि आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो। राइट। तो आपने कंटेंट देखा, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, खुद के स्टाइल में, अपना खुद खुद की का मिर्च टोनालिटी मसाला में, लगा खुद के। एग्जैक्टली, यस, तो वैसे आप डिलीवर करो। इस तरीके से मैं कंटेंट को फाइंड आउट करता हूँ, कैसे क्रिएट करता हूँ वो मैंने बता दिया। जैसे मंडे को बैठता हूँ, तो अच्छा सा बैकग्राउंड रखो अगर पॉसिबल हो, ठीक है, और अच्छा सा फोन रखो। अगर अभी आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो एंड्रॉइड या कहीं दोस्त वगैरह से लेकर, बिकॉज आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, फेस में प्रॉपर रिंग लाइट नहीं आ रही, तो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करो। बिकॉज लोगों को ना लाइक करने का, फॉलो करने का आपको एक रीजन देना पड़ेगा, तभी वो आपकी रील को कंटेंट मतलब आपकी कंटेंट को लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। तो वो मस्ट है। तो ये दो चीजें ध्यान रखो, एंड यही सारी चीजें मैं ध्यान रखता हूँ, एंड दिस इज हाउ आई क्रिएट कंटेंट। वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, जो जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी ओके। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे आप? ओके, द ओनली एडवाइस इज नेवर कॉपी पेस्ट समवन एल्स। ओके। ओके। ठीक है। ओके। हाँ, टेक इंस्पिरेशन, वो हर कोई करता है, टेक इंस्पिरेशन, ठीक है, वो हर कोई करेगा, लेकिन कभी किसी को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने का ट्राई मत करो, बिकॉज यू कांट, आप एग्जैक्टली किसी को कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जैसे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग मतलब कई बार ये भी होता है कि मेरे कंटेंट को ही अपनी प्रोफाइल में डाल लेते हैं, सेम कंटेंट को, सेम वीडियो को। तो वो सबसे गलत मुझे लगता है कि आप किसी और का एग्जैक्टली कंटेंट डाल रहे हो, तो नेवर कॉपी पेस्ट।
ओके। सेकंड, कीप टेस्ट एंड ट्रायल। ये दो चीजें मैं बोलूंगा, कीप टेस्ट एंड ट्रायल, ठीक है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आज ऐसा है जो 1 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर बेस के साथ है भाई, वो भी हर दिन या एटलीस्ट हर हफ्ते कुछ नया टेस्ट एंड ट्राई कर रहा है, बिकॉज यू स्टैग्नेंट डोंट नो मत हो विच जाओ। कंटेंट विल गो वायरल एट व्हाट टाइम। एग्जैक्टली एंड यार, कोई भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम तो ऐसा है ना कि यार वो हर दिन चेंज हो रहा है, राइट, कुछ ना चेंज हो कुछ रहा है। चेंज हो रहा है एल्गोरिथम। ओके, तो उसके साथ आपको, बिकॉज इंस्टाग्राम इज नॉट योर ओन प्लेटफॉर्म, राइट, आपको इंस्टाग्राम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब में क्रिएट करो तो आपको यूट्यूब के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके, वो आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपके हिसाब से वो चलेगा। तो आपको उन प्लेटफॉर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। किस चीज को वो बूस्ट दे रहा है आपको, वैसा टेस्ट, वैसा किस ट्रेंड को वो बूस्ट दे रहा है, आपको वैसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कीप टेस्ट एंड ट्रायल, किसी चीज में अटक मत जाओ कि यही फाइनल प्रोडक्ट है। कीप टेस्ट एंड ट्रायल, और या फिर कीप एक्सप्लोरिंग, ये है बडिंग ऑलराइट, कंटेंट ऑलराइट, क्रिएटर्स के लिए। ऑलराइट। सो अब बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के तरफ जिसको लाइक हर एक बंदा इसका आंसर जानना चाहता है। सीक्रेट्स बिहाइंड हिटिंग ह्यूज अमाउंट्स इन अफिलिएट मार्केटिंग इन अ सिंगल डे, एंड सीक्रेट बिहाइंड हिटिंग 1 लाख इन अ डे। आपने भी 92,000 कुछ रुपीज हिट किया था एक दिन के अंदर। सो थोड़ा बहुत शेयर यस। करना चाहो अगर आप। देखो, मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कुछ बोलने को, बिकॉज हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। बट थोड़ा बहुत अगर आप शेयर करना चाहो इस टॉपिक के ऊपर तो। ओके, सो द एग्जैक्ट अमाउंट जो मैंने हिट करा था 93,000 समथिंग था जो मैंने हिट ओके, करा था पर डे का। ओके। ओके। अब सी, अभी कभी भी ये मत सोचना कि यार हमने आज जर्नी को स्टार्ट करा तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी इवन हम एकदम से इतना अमाउंट हिट कर लेंगे, बिकॉज हो ही नहीं सकता, राइट। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रगड़ा और 1 लाख पर डे का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जब आप रेगुलरली 1 1.5 साल किसी चीज को अपना दे देते हो, टाइम आगे पीछे हो सकता है बट एटलीस्ट जब आप 1 साल 1.5 साल अपना किसी चीज को दे देते हो, तब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना जहां पे आपको पता होता है कि यार अगर मैं इतनी लीड्स लाऊंगा, इतनी कन्वर्जन मेरी निकलेगी, अगर मैं इतने का ऐड चलाऊंगा, इतना मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो वो नंबर्स कैलकुलेशन बैक ऑफ द माइंड आपके होते हैं। उसी तरीके से अगर आपको 1 लाख रुपए हिट करना है ना, ठीक है, तो फर्स्ट चीज रिमेंबर कि टेक टाइम, टेक टाइम, टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगेगा और वो लगना भी चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाओ कि यार अगर मैं इतनी लीड लाने के बाद इतनी कन्वर्जन निकाल लेता हूँ और मुझे एक कन्वर्जन का इतना कमीशन आता है, ठीक है, तो प्रॉपर रोड मैप बनाओ कि यार मुझे अगर 1 लाख रुपए अर्न करने हैं तो कितनी मुझे सेल्स करनी पड़ेगी, कितने मुझे सेल्स करने के लिए कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। प्रॉपर उसका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रोड मैप बनाओ। दिस इज हाउ यू विल गोना हिट 1 लाख रुपीज इन अ डे। ओके, और कोई ऐसा मत समझना कि जादू की छड़ी घूमेगी। और यस, डेफिनेटली ये भी होता है कि यार जब आपके पास बहुत सारी लीड्स हो जाती है, तब एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ, कोई अचानक से आप ऑफर देते हो मार्केट में या फिर अपनी लीड्स को एक ऑफर देते हो, एकदम से क्लोजिंग आने लग जाती है, ऐसा होता है। ओके, ओके, ओके। सो फाइनली गाइस, आज मोहित भाई ने बता दिया आपको कि क्या है सीक्रेट। और लाइक लास्ट पॉडकास्ट में दीपांशु भाई के साथ में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, तो उस टाइम पे दीपांशु भाई ने भी सेम हम्म। ये चीज बोली थी। और हर बंदा यही चीज बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको बड़ा पे आउट हिट करना है तो आपके पास में एक ऑनगोइंग ऑफर होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ में आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड्स होनी चाहिए। लाइक गाइज, आप ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो एक्चुअल में जो अफिलिएट मार्केटिंग से मंथ का 5 लाख या फिर 4 लाख या फिर 3 लाख कमा रहा है ना, उसके पास में इतने लीड्स हैं जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी। लोगों के पास में 50-50 हजार तो लीड्स पड़ी है उनके व्हाट्सएप पे। लिटरली मैं बता रहा हूँ। राइट। लाइक विनय भाई को हम सब जानते हैं, उनके पास में भी बहुत ह्यूज अमाउंट्स में लीड पड़ी है। भाई आपका एक रील वायरल जाने की देरी है, बस एक रील वायरल जाने की। एक रील वायरल गई, भर के लीड आ गई। रील वायरल नहीं जा रही, ऐड चलाओ, ऐड से लीड आएंगी। तो वो चीजें हैं बेसिकली। इसके बाद में मोहित भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्पिरिचुअलिटी पे, थोड़ा बहुत बताओ। क्योंकि आज के डेट में हमारी जो यूथ है हमारे देश की, वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा दूर दूर भागती जा रही है बेसिकली, है ना। तो आपने देखा होगा दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों की औरतें, दूसरे देशों के लोग हम बेसिकली हमारे रिलीजन को, हिंदुइज्म को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। गाय की पूजा कर रहे हैं, बेसिकली साड़ी पहन रहे हैं, है ना। और हम लोग राइट, यहाँ पर राइट, क्या राइट। कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने रिलीजन को, अपने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर भूलते जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आपके क्या पॉइंट, लाइक व्यूज हैं इसके ऊपर? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मेरा ऐसा पॉइंट है राज कि मतलब मैं, जैसे
कुछ टाइम पहले से लाइक इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि यार मतलब देखो, अगर आप अर्निंग कर रहे हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी से ना आपको एक वो मिल जाता है, मतलब एक पर्पस मिल जाता है। कैसा? कि यार जैसे हम ना, मतलब जैसे मान लो अभी मैंने 1 लाख रुपए हिट करा दिन का, ठीक है? तो हम ना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 1.5 लाख रुपए, फिर उसके बाद 2 लाख का। ओके। बट स्पिरिचुअलिटी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, विल गिव यू अ रीजन कि यार ये हिट क्यों करना है। सिर्फ दिखाने के लिए हिट मत करो कि यार दूसरों को दिखाने के लिए कि यार ये मेरे बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा इसलिए मेरे को टारगेट हिट करना है, नहीं। राइट? स्पिरिचुअलिटी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी चीजें। ओके। कि यार अगर आप ये काम करो तो कर क्यों रहे हो, एग्जैक्टली रीजन क्या है इसके पीछे का। इन शॉर्ट, राइट? स्पिरिचुअलिटी आपको एक नजरिया देगी, किसी भी चीज को देखने का एक बेटर नजरिया देगी। एग्जैक्टली। राइट। तो ये है डेफिनेटली यार स्पिरिचुअल। हर किसी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट, जैसे मेरा क्या रहता है, स्पिरिचुअलिटी का होने का मतलब बिल्कुल ये भी मत समझ लेना कि यार आप वो वस्त्र पहन लो जो वो ऑरेंज कलर के पहन के रखते हैं, वैसा बिल्कुल भी कोई नहीं है सीन, ठीक है? सिंपल सा मतलब है कि यार एक दिन एटलीस्ट, जो मैं मेरे केस में एक दिन संडे का दिन, या आपके केस में कोई भी दिन हो सकता है, जाओ किसी टेम्पल वगैरह जाओ। जैसे मैं इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, ठीक है? इस्कॉन में जाता हूँ, हमारे थोड़ा दूरी में घर से। तो हर संडे में जाता हूँ और वहीं पे मैं बैठता हूँ 4-5 घंटा। वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। इवन वहाँ पे वो होता है, प्रसादम बोलते हैं, फीस्ट बोलते हैं जिसको, है ना? वो भी बढ़ता है प्रोग्राम के बाद। तो जाओ, जब आप उसमें आओगे ना, मतलब वहाँ पे यार मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे मॉन्क बैठे जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, जिनको एक अच्छी खासी सैलरी में वो काम कर रहे थे। ओके। वो छोड़कर वो उन्होंने स्पिरिचुअल फील्ड को अपनाया है। ओके। तो यार कुछ एक स्ट्रांग रीजन तो रहा होगा ना कि यार एक इतनी अच्छी सैलरी को, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद कोई बंदा एक मॉन्क का वो अगर फॉलो करने लग जाता है, तो कोई डेफिनेटली रीजन तो रहता होगा। बहुत सारे आप देखते हो, जैसे आप यूट्यूब में रील्स में आता है, कई बार शॉर्ट्स में आता है कि काफी सारे रशिया के जो लोग हैं या फिर आउट ऑफ द कंट्री के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इस्कॉन के टेम्पल में कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, राइट? या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो डेफिनेटली कोई रीजन तो रहता होगा कि यार वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल। तो सिंपल सा यही मुद्दा है जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि डेफिनेटली यार एटलीस्ट एक दिन दो किसी टेम्पल जाओ। ओके। मेरे केस में इस्कॉन है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। आपको एक अलग ही वहां से पावर मिलेगी एंड डेफिनेटली आपको एक सोचने बेसिकली पे मजबूर कर देगा कि कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बेसिकली ऐसा है। मैं अपने देखो, ये मैं क्या करता हूँ ना, मैं स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखता हूँ। मैं जहाँ पे जाता हूँ ना, वहाँ पे जाके स्पिरिचुअलिटी मैंने एक पावर तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ में आपका ईगो भी डिस्ट्रॉय होता है जहाँ पे मैं जाता हूँ, और वो है शमशान। वाराणसी में ओके। जहाँ पर मैं रहता हूँ, वाराणसी में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शमशान है। और पूरे दुनिया का सबसे ऐसा शमशान है, मतलब जो 24 घंटा जहाँ पे चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट ओके। बेसिकली। ये घाट अगर आप रिसर्च करोगे गूगल पे, तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे फेमस शमशान घाट है ये। मतलब लोग बेसिकली सपना देखते हैं बनारस में आके मरने का, और इस घाट में अपना, मतलब लोग अपने बच्चों से बोलते हैं, और लोग ये चीज बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं अपने फैमिली से कि अगर मैं मरूं तो मेरा जो अंतिम संस्कार है वो मणिकर्णिका घाट पे बनारस में करना, ये ओके। लोग वो करते हैं। तो मणिकर्णिका घाट में इतनी पावरफुल वाइब्स आती है ना मोहित भाई, मैं लिटरली बताऊं आपको, आप अगर जाके वहां पर 1 घंटा बैठ जाओगे, आपका माइंड सोचेगा कि भाई मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं तो क्यों करता हूं। ठीक है। और वहां पर बेसिकली जब किसी चिता को आप देखते हो ना जलते हुए, जब उसमें पहली बार, मतलब जब आग लगती है, एक धुआं निकलता है उसमें से हल्का सा, उस धुआं को फोकस करोगे ना अगर आप, तो आपका पूरा एटीट्यूड चकनाचूर करके रख देगा वो। क्योंकि ओके। उसके अंदर देख के ना आपको वहां पे भाई, जो बंदा महीने का 80-80 90-90 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी वहां पे पड़ा हुआ है, और जो बंदा महीने का 800-900 रुपए कमा रहा है वो भी वहां पे पड़ा हुआ है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस इतना फर्क है कि जो 800-900 कमाया है, यानी कि देखो अर्निंग से किसी को जज नहीं करना, बट जो बंदे ने लाइफ में कुछ करा नहीं है, उसके पास में आप देखोगे कम बंदे हैं। जिसने लाइफ में कुछ करा है,
भीड़ भी रहती है, लोग उसको याद भी करते हैं, और उसने लाइफ में कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से लोग उसको याद करते हैं। तो वहां पर एक स्ट्रांग मोटो मिलता है आपको लाइफ में कुछ करने का। मैं तो हर संडे जाता हूँ वहां पे, और जाके 2 घंटे वहां पे बैठता हूँ हर संडे, एवरी संडे। और एक ओके। मैं डायरी लेके जाता हूँ, क्योंकि उस चीज को देख के दिमाग में इतने तगड़े आइडियाज आते हैं, इतने तगड़े थॉट्स आते हैं, जिनको मैं नोट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों की हेल्प करेगी आपके। देखो, जरूरी नहीं है कि यार आपको अगर बैठना है जाके, तो आप बनारस आओ शमशान बैठने के लिए, आपके आपके शहर में भी शमशान होंगे, वहां पे जाके बैठो थोड़ी देर के लिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीस मिलता है माइंड को इस चीज से, बहुत ज्यादा पीस मिलता है। ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ ओके। पे वेयर वेयर एवरीथिंग एंड्स, बट अ न्यू थॉट इन योर माइंड बिगिंस बेसिकली। तो ये चीज है। सो इसके बारे में मोहित भाई, बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको लाइफ में कुछ बड़ा तो करना है, लेकिन वो ना रिलेशनशिप के जाल में फंस के रह जाते हैं। रिलेशनशिप को मैं ओके। गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कभी भी इसमें नहीं पड़ा, तो मैं इसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। बट हाँ, लोग लाइक आज के टाइम पे हर दूसरे तीसरे बंदे की बंदी है, किसी बंदी है तो उसका बंदा है। बट वो लोग क्या चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम्म। लोगों को पार्टनर ही टॉक्सिक मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर अच्छा मिलता है तो बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाता है। तो वो चीज है। तो मतलब आप इसके बारे में क्या आपके व्यूज हैं कि हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप विथ योर वर्क, और इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बोलना चाहो मोहित भाई तो। रिलेशनशिप ओनली विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और जैसे बाकी किसी के भी भी तरीके का रिलेशन होते हैं? रिलेशनशिप भाई, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओके। एंड ही सिर्फ एक रिलेशन नहीं है। बहुत बार होता है कि लोगों हम्म। के पेरेंट्स, उनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते। बहुत बार होता है कि लोगों के भाई, जो उनका मतलब सगा भाई, उनको सपोर्ट नहीं करता। बहुत बार होता है कि अपने खुद के लोगों की वजह से लोग कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब हर तरीके का रिलेशनशिप, वो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके। देखो यार, अगर मतलब मैं जैसे, अगर कोई पहली बात, अगर किसी रिलेशनशिप में आप हो तो पहले आपको इतना तो देखो हमें रियलाइज हो ही जाता है कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में रहने के बाद कि यस, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई किसी की गर्लफ्रेंड है, ओके, या किसी गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है, ओके, तो अगर हमें पता है यार इस बंदे के साथ या इस बंदी के संग हमें रहना है या नहीं रहना, ओके, तो अगर आप सिर्फ इसलिए रह रहे हो किसी भी रिलेशनशिप में कि जस्ट बिकॉज सामने वाले को अच्छा लग रहा है, ओके, आपको खुद बहुत टॉक्सिक फील हो रहा है बट सामने वाले को बहुत अच्छा फील हो रहा है, राइट, उस रिलेशनशिप के कारण, तो वो रिलेशनशिप आज ही छोड़ दो। जबरदस्ती किसी रिलेशनशिप में रह के कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं। ओके। दूसरी बात, रिलेशनशिप अगर मैं फैमिली वाला देखूँ तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस केस में मेरा यही ओपिनियन है कि यार उसको एक फिक्स टाइम दे दो। जैसे एग्जांपल, मैं मॉर्निंग का एक फिक्स टाइम है, 7 8, 7 साढ़े 7, मतलब आधा एक घंटा मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास का, ठीक है, कि ये टाइम मुझे घर को ही देना है, मतलब घर वालों को ही देना है, मदर को देना है। ओके। वो टाइम मेरे लिए फिक्स है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आपने अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया बट अगर आपके पास वो लोग नहीं है जो उस पैसे को आपके साथ एंजॉय कर पाए, तो क्या ही फायदा उस पैसे का। ओके। तो रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के साथ प्रॉपर टाइम दो, ठीक है। अगर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, अगर वो आपको ऊपर उठाता है, राइट, करियर में आपकी ग्रोथ में आपको साथ देता है, तो उस रिलेशनशिप को टाइम दो, लेकिन टाइम भी वो तो फिक्स टाइम दो। ऐसा नहीं कि यार पूरे पूरे दिन लगे पड़े हो, पता ही नहीं है कि टाइम कहाँ जा रहा है, वो सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यस, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो भाई उसको आज ही छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, आप उस इंसान का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और खुद का भी डेफिनेटली आप कर रहे हो वेस्ट टाइम, ऐसा है। ओके ओके तो ये ओके। मेरा ओपिनियन है ब्रदर। इसके अंदर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखो, मैंने ना दोनों तरीके के लोग देखे हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि बेसिकली मेरी खुद की टीम इन द सेंस, जो यहाँ पर हम्म। मैंने कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने उनको देखा बेसिकली। जो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं ना, जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, जिनमें उनके पार्टनर्स बेसिकली उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई तू कुछ अच्छा कर लाइफ में, उनको मोटिवेट करते हैं, ओके। उनको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी टीम में भी, दूसरे मतलब जगह पे भी, जिनके पार्टनर्स इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि जिनकी वजह से उनका पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। मेरी खुद की टीम में एक बंदे थे, शंभू नाम था उनका बेसिकली। तो उनके साथ में क्या सीन था ना कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी बेसिकली, वो उनको फोर्स करती थी टू टॉक विथ हर फॉर द होल नाइट, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। ठीक है। एंड ओके। अगले दिन यहाँ पे आने के बाद में आप समझ रहे हो काम में दिक्कत, वो चीज है। तो वो बंदा ऑब्वियसली अपने करियर ऑब्वियसली पे यार। फोकस नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ हर पार्टनर। मैंने उनको बहुत बार समझाया हम्म। कि
ट्राई टू लीव हर, बिकॉज अगर आप ये चीज समझ रहे हो कि यार शी इज नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ, सो क्यों आप उनके पीछे पड़े हो? दुनिया में एक अकेली लड़की तो है नहीं यार, दुनिया में तो बहुत लड़कियां हैं, राइट? सो फाइंड अ गुड पार्टनर। तो उस टाइम पे उन्होंने बात नहीं मानी, बट बाद में जब उनको धक्का लगा बहुत बड़ा और उनको दिक्कत हुई बहुत ज्यादा, तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये चीज सही थी, एंड नाउ ही फाइनली लेफ्ट हर। तो वो चीज है, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी को भी कि भाई तुम अपनी बंदे या बंदी को छोड़ दो, वो चीज गलत हो जाएगी पूरी तरीके से। बट आपको खुद से ये चीज पता होनी चाहिए ना कि यार कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। राइट, बिकॉज राइट। अगर आप किसी को अच्छा फील कराने, जैसे आपने बोला, किसी को अगर आप अच्छा फील कराने के लिए खुद दुखी रह रहे हो, कि तो फिर तो यार आप बेवकूफ इंसान हो। वो चीज है। इसके बाद में मोहित भाई, मेरा जो अगला क्वेश्चन, अभी हम लोग एंड के पार्ट में आ गए हैं बेसिकली इस पॉडकास्ट के। सो आपका प्रोफाइल पे 20,000 फॉलोअर्स हैं, आपको काफी सारे उल्टे सीधे मैसेजेस भी आते होंगे लड़कियों के। मतलब कुछ लड़कियां होती है ना ऐसे, जो काम के सिवाय भी कुछ और चीज के लिए आती हैं, बेसिकली टाइम पास बहुत करने के आते लिए। हैं। तो हाँ हाँ हाँ, तो उनको आप कैसे डील करते हो, थोड़ा बहुत अगर आप शॉर्ट में बताना चाहो तो? यार मैं रिप्लाई नहीं करता, यही एक आंसर रहेगा, मैं रिप्लाई ही नहीं करता। अभी लास्ट पॉडकास्ट में ठीक दीपांशु है। भाई ने शेयर करा कि उनके साथ में बेसिकली ऐसा एक बार हुआ था कि एक एक जेन्युइन लड़की ने बेसिकली आके, वो इतना ज्यादा पागल थी, शी हम्म। शेयर्ड हर न्यूड्स बेसिकली विथ हिम, आके डायरेक्ट। उसके पीछे पागल थी। मतलब दीपांशु भाई के पीछे पागल थी एक तरीके से। समझ गया, समझ गया। तो भाई मतलब ओके। ये चीज मतलब दिखाती है कि आज के हमारे जनरेशन के लोग कितने ज्यादा टू मच कर रहे हैं चीजों को लेके, है ना? बिकॉज भाई आप किसी से राइट, राइट, अटैच राइट, फील राइट। करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये सारी चीजें करोगे उनके साथ मतलब ये समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर कोई आपके साथ में भी ऐसा करे तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ना? कि मतलब गिल्ट फील होता है एक तरीके से। तो ये चीज है। बाकी एक और क्वेश्चन नेक्स्ट जो मेरा आपसे रहेगा, अब हम लोग आए हैं उस मेन क्वेश्चन पे। हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी? लाइक अभी तक आपने 30 लाख रुपए कमाए, तो सीधी सी बात है, 30 लाख रुपए अभी आपके बैंक में नहीं होंगे, आपने उन पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा होगा, कहीं ना कहीं खर्च करा होगा। सो थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहो शॉर्ट में, कि क्योंकि ये पॉडकास्ट ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, तो अगर थोड़ा बहुत आप शॉर्ट में बताना चाहो कि आप पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हो? यार बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो मैं शेयर मार्केट में करता हूँ। शेयर हम्म मार्केट में मैं हम्म डायरेक्टली नहीं करता बिकॉज मुझे शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह आता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं स्टिल डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि टाइम देना पड़ता है। ओके, बट वो मैं अभी नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं स्मॉल केस के थ्रू करता हूँ। ओके, तो शेयर मार्केट इज द फर्स्ट चीज। सेकंड चीज जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड में। ओके, म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्टली मतलब आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ही कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता है कि वहां पे आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कर देते हो, देन वहां पे मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहाँ पे कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो सेकंड मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड में। तीसरा जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं करता हूँ उसमें क्या बोलते हैं 12% क्लब करके होता है, बट वहां पे मैंने अभी स्टार्ट ही करा है एंड वो मेरे को बहुत बेस्ट लगता है। ठीक है, 12% क्लब करके है। ठीक है, ये भारत पे का वहां जो पे है आपको उसी में? भारत पे का एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वहां पे आपको मतलब 12% रिटर्न मिलता है एनुअली। ओके। ओके, तो जो एक भी आप परसेंट पर अमाउंट मंथ? इन्वेस्ट कर, हाँ वो हाँ 1% पर मंथ का आप कर सकते हो। और वहां पे बेस्ट चीज ये है कि 12% पूरे साल का जितना भी बनेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो जो भी उसका पर डे का होगा डिवाइड करके वो आपको पर डे का आपके अकाउंट में डालते रहते हैं, मतलब भारत पे के अकाउंट में। देन उसको आप उसमें विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम कभी भी। ओके, तो मतलब आप डेली कमा सकते हो। उसमें आप 10 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, बस उसका एक ये लिमिटेशन होता है, बट स्टिल 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 10 लाख में भी अगर मैं डेली का देखूंगा तो आप 300 रुपये 300 कुछ डेली का अर्न कर सकते हो 12% के हिसाब से। ओके, तो तीसरा मैं वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये तीन ही जगह है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी लर्निंग में है, बट लर्निंग वगैरह में तो चलता ही रहता है, उसमें तो खैर कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। ऐसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके बाद में हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है? 10 साल बाद आप मोहित रावत को कहाँ देखते हो, इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन द टर्म्स ऑफ बेसिकली लाइफस्टाइल? तो मतलब कैसे देखते हो आप आज से 10 साल बाद की, आप कैसे इमेजिन करते हो अपने आप को, आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं? ओके, यार मेरे फ्यूचर गोल्स ऐसे हैं देखो। हाँ, मैंने कुछ वो रख रखी है माइंड में इमेजेस की, हाँ यार 10 साल बाद ये ऐसा घर होगा। 10 साल हो सकता है 10 का बजाय 11 साल हो। ठीक है, 10-11 साल बाद ऐसा घर होगा। ठीक है, ये गाड़ी होगी।
ओके मैं ये काम कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं माइंड में है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे को स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, सेम तो हियर। 10 साल बाद, राइट, 10 साल बाद मेरा ऐसा है कि हाँ यार, इतने ऑडियंस को मैं केटर कर चुका हूँगा। ओके, ऐसा है। अब मैं उस चीज के ऊपर ना ज्यादा एनर्जी नहीं डालता। क्यों? क्योंकि अब मान लो हम इमेजिन बहुत कुछ कर लिया कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, बट हम आज कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मैं डेली काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक इमेज रखो माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन डेली प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली काम करना, डेली मॉर्निंग में उठ के अगर अपने ऑफिस जाते हो वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो भी आपके डेली बेसिस के टास्क है वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि मैंने सोच तो रखा है कि यार मोहित ऐसा वैसा कर रहा होगा, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं पार्टी कर रहा हूँ या कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला। तो डेली टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा ब्रदर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो इसके यस। बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। और ये रिक्वेस्ट ये है ओके। कि एक ऐसा मैसेज जो कि आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए। देखो ये चीज कोई भी अफिलिएट के लिए नहीं, कोई भी पैसे से रिलेटेड नहीं, मतलब कोई भी चीज को पॉइंट करके नहीं, बल्कि एक ऐसी मैसेज जो कि आप बेसिकली हमारे ऑडियंस को देना चाहो, जिससे हमारी ऑडियंस अपने लाइफ में ग्रो कर पाए। लाइफ के रिलेटेड कोई एक मैसेज। और लाइक अगर आप कुछ देना चाहो तो, कुछ बताना चाहो तो, अगर एक मैसेज जो कि इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आप देना चाहो अपने ऑडियंस को। ओके यार, मैं ना यही रहेगा, नेवर सेटल। मतलब अगर एक मैसेज आपने बोला, मैसेज तो काफी सारे मैं दे सकता था ऑल दो, बट एक जो मैसेज मैं दूंगा, नेवर सेटल। होता क्या है कि हम अगर लाइफ में थोड़ा बहुत ग्रो भी कर जाते हैं ना, तो कई बार ये होता है कि हम वहीं पे सेटल होने लग जाते हैं कि यार इतना तो हो गया, अब इससे ज्यादा क्या ही कर लूंगा। तो कभी भी खुद को सेटल मत करो एक पर्टिकुलर पॉइंट में। ओके, अगर आपको एक फील्ड में सक्सेस मिल गई है ना, तो ट्राई करो कि उससे उस सेम फील्ड में या फिर डिफरेंट फील्ड में कैसे एक दूसरी सक्सेस हासिल कर सकते हो। ओके, स्टैग्नेट मत हो जाओ। तो सिर्फ एक लास्ट ये मैसेज दूंगा, और कोई, दैट्स इट। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच मोहित भाई, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ में इतना इमेंस वैल्यू यहाँ पर शेयर करने के लिए। एंड गाइज मेक श्योर करना कि आप मोहित भाई को, मुझे, हम दोनों को फॉलो कर लो। यहाँ पर नीचे आपको मेरा, मोहित भाई दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा। मेक श्योर करना आप फॉलो कर लो। वंस अगेन मोहित भाई, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इतना ढेर सारा वैल्यू शेयर करने के लिए। गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल के पॉडकास्ट के साथ में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक और अमेजिंग पर्सनैलिटी से, उनके लाइफ के बारे में। अंटिल देन दिस साइड राजशेखर गांगुली साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्ण।